आज ऐसे के हवाले से हमारी लास्ट क्लास है, इसके बाद एक रिवीजन क्लास होगी जिसमें मैं टोटल ऐसे की रिवीजन करवाऊंगा, जिसमें अगर किसी का कोई लेक्चर मिस है तो वो हो जाएगी। उसके बाद फिर आपके मॉक लिए जाएंगे। और हैं भी हैं अमीनुद्दीन, बिनते शक, अल्ताफ, आपकी भी नहीं आई, इकरा, सुफा। आप में से किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट भी नहीं, आपने ऐसे का लास्ट पार्ट लिखना है, लास्ट पोर्शन, यानी कि जो कंक्लूजन होते हैं। जब आप ऐसे पार्टी पैराग्राफ सभी लिख लेते हैं, उसके बाद जो बातें भी आपने लिखी होती हैं उनकी एक समरी फॉर्म, उनको समराइज करके उन्हीं पॉइंट्स को रीस्टेट करना होता है और एक होलिस्टिक व्यू देना होता है, एक मतलब बिग पिक्चर देनी होती है। कंक्लूजन को आप बिग पिक्चर भी कहते हैं। बिग पिक्चर का मतलब ये है कि आपने ओवरऑल जनरल बातें करनी होती हैं और एक ओवरऑल कंक्लूड करके अपनी सारी चीज़ों की बिग पिक्चर देनी होती है ताकि वो क्लियर हो जाए। पहले जो आपने चीज़ लिखनी वही होती है, आपने कंक्लूजन ये नहीं है कि ये अगेन से स्टार्ट करना होता है, वही जो आपका ऐसे होगा उसी को ही कंक्लूड करना है। तो इसको स्टार्ट कैसे करना है, जिस तरह लेट्स से मैं इंट्रो को कहता हूँ, इंट्रो को आप स्पेसिफिक से इस तरह जनरल की तरफ ले आते हैं। देखिए जो होता है ना आपका 1 मिनट इंट्रो आप इस तरह स्टार्ट करते हैं। लेट्स से जनरल बात से लेकर आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट पर आते हैं, इसकी ये पिक्चर होती है। आप इधर कोई जनरल बात करते हैं, आप उसको फिर थोड़ा स्पेसिफिक करते एंड पर आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। ये इंट्रो के लिए है, ठीक है। जो कंक्लूजन होता है ना, ये इसका अपोजिट है। कंक्लूजन आप स्पेसिफिक चीज से स्टार्ट करते हैं इस तरह और एंड पर जनरल की तरफ जाते हैं, जनरल बातें करते हैं। अब स्पेसिफिक क्या चीज होगी, जो आपने इधर अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होती है ना इंट्रो में, तो नजर आ रहा है ना रजिस्टर, जो आपने अपनी इधर थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होती है ना, यही थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट करना होता है आपने कंक्लूजन पैराग्राफ में। यानी कि बात वही होती है जो आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट इंट्रो के एंड पर लिखी थी ना स्पेसिफिक, उसी स्पेसिफिक बात को सिर्फ वर्डिंग चेंज करनी है, बाकी बात सेम वही करनी होती है। आपने इंट्रो का स्टार्ट करना है ना इन अ नटशेल, या एंड पर आप ये वर्ड यूज तो बता रहा था कि जिस तरह मैंने इंट्रो पढ़ाया था कि आपने जनरल बात से स्टार्ट करना है, कोटेशन से या किसी भी जनरल चीज़ से, और आपने अपनी आर्गूमेंट्स की तरफ आना है उस बात से स्टार्ट करके, फिर आपने जो आउटलाइन होनी है उनको उसी वे में, जिस तरह आपने आउटलाइन में पॉइंट बनाए हुए वही पॉइंट आपने इधर 1 2 3 करके डिस्कस करते करते एंड पर आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट भी बनाई होनी है, वो लिख देनी है। ये तो था इंट्रो। कंक्लूजन में ये होता है कि जो आपकी अपनी थीसिस स्टेटमेंट एंड पर लिखी होती है, जब आप अपना एंड पर कंक्लूजन पैराग्राफ लिखते हैं तो वही स्टेटमेंट आप उसको वर्डिंग चेंज करके रीस्टेट करते हैं। इस बात की समझ आई है बच्चों? पहले लिखनी होती है। ठीक, पूछे सवाल क्या था? सर आप थीसिस स्टेटमेंट का कह रहे हैं ना, थीसिस स्टेटमेंट की जो है उनको मतलब स्टेटमेंट करके लिखना होता है। हाँ जी, इसको ना लेट्स से मतलब मैं आपको इजी करके बता रहा हूँ ना, जब आपने अपना ऐसे लिख रही हैं तो आप अपने ऐसे मुकम्मल कर दिए, एंड पर आप अपना कंक्लूजन पैराग्राफ लिखने जा रही हैं, तो जब आपने कंक्लूजन पैराग्राफ को स्टार्ट करना है किधर से करना है, जो आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाई होनी है, जो आप अपने इंट्रो के एंड पर लिखेंगी वही इधर भी लिखनी है, लेकिन एज इट उठा कर नहीं लिख देनी, वर्डिंग चेंज करके। आपका स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, वर्डिंग चेंज, बात वही होनी चाहिए। समझ आ रही बात की? यस सर। हाँ, उसके बाद जब आप इसको रीस्टेट करेंगे, अपना कंक्लूजन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर आपने वही बातें जो आपने अपने पूरे एस्से में लिखी हैं उन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में उनका होलिस्टिक व्यू देकर चीज़ों को डिस्कस करते आना है। इस तरह फिर आपने एक ह्यूमैनिटी का पर्सपेक्टिव देना है कि मतलब बिग पिक्चर का मतलब ये है कि आप कहेंगे कि इस तरह हो रहा है, ओवरऑल बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कंक्लूजन में वही बातें करनी होती है लेकिन उनकी बिग पिक्चर देनी होती है, उनको थोड़ा सा क्लियर करके बताना होता है। ज़्यादा उनको इधर फिर एविडेंस ये वो चीज़ें एंड पर नहीं देनी होती, बिकॉज कंक्लूजन इंट्रो में आप कभी भी एविडेंस ये चीज़ें नहीं देते, आप अपनी चीज़ों को समराइज कर रहे होते हैं। तो इधर आकर अपनी चीज़ों को इस तरह कर एंड पर आपने फिर जो एंड वाले 2 सेंटेंसेस होते हैं आपने ऐसे लिखने होते हैं, उसमें
एग्जामिनर सोचने पर मजबूर हो जाए कि एंड पर कौन सी चीज़ लिखी है। जो एंड वाला सेंटेंस होना चाहिए ना, उसको कहते हैं फूड ऑफ थॉट, यानी कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए एग्जामिनर के एंड वाला सेंटेंस बच्चे ने। जिस तरह मैं पहला सेंटेंस कहा था कि वो अटेंशन ग्रैबर होना चाहिए, इसी तरह जो लास्ट सेंटेंस है ना आपके कंक्लूजन का, ये भी अटेंशन कैचर होना चाहिए, यानी कि अटेंशन को कैच करे। तो ओवरऑल कंक्लूजन इतना डिफिकल्ट नहीं था, इजी होता है। इसी इसलिए होता है बिकॉज आपके पास डेटा सारा आ चुका होता है, आपके पास थीसिस स्टेटमेंट ऑलरेडी बन चुकी होती है। जब आप कंक्लूजन लिख रहे होते हैं उस वक्त टाइम भी बड़ा कम बचता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पर ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। बस इसी स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है, इस तरह नहीं करना कि रैंडमली जो बात आपके माइंड में आ जाए उसको कंक्लूड कर देना है, बल्कि स्ट्रक्चर यही होना चाहिए कि आप अपने थीसिस स्टेटमेंट से स्टार्ट करें, उसको रीस्टेट करें, उसी से अपनी बात निकाल कर आगे करें, और फिर आपने जो जो मेन बातें अपने ऐसे में लिखी हैं, आपको पता है कि मेरे ऐसे की मेन बातें हैं, मेन पैराग्राफ्स हैं, उन्हीं को ही अदर वर्ड्स में, अदर स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हुए, अपने पहलू को डिस्कस करते हुए एंड पर आपने अपने पॉइंट पर आ जाना है। मतलब यही बात है ना, स्पेसिफिक से जनरल, फिर आपने जनरल बातें करनी है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होना, बिकॉज आप समराइज करने जाना है चीज़ों को, तो जनरल बातें करके एंड पर आपने कंक्लूड कर देना है। जो एंड वाला सेंटेंस होना चाहिए वो थोड़ा सा अटेंशन कैचर होना चाहिए। मतलब उसमें अगर बात करें लेट्स से ग्लोबल वार्मिंग की, तो एंड पर आप कहें कि अगर ये ग्लोबल वार्मिंग या इस चीज़ को एड्रेस ना किया गया तो मे बी हमें किसी और दुनिया में शिफ्ट होना पड़े, जिस तरह हम भी नसी इधर आए। यानी इस तरह की वो बात करें कि हम कहें कि इस बंदे की बात वाकई इस तरह की हो सकता है, यानी एक स्टनिंग किस्म की बात होनी चाहिए एंड पर जो आप लिखें, एक कंडीशनल किस्म की बात लिखें कि इस तरह के वो सोचने पर मजबूर हो जाए। ठीक है बच्चों, आप अपना थीसिस स्टेटमेंट आप बना रही हैं। पाकिस्तान इकॉनमी की बात कर लेते हैं, ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। ऑन इकॉनमी इज रीलिंग अंडर क्राइसिस। लेट्स से सिंपल सी थीसिस स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान की इकॉनमी क्राइसिस से गुजर रही है, उसके अंडर रील कर रही है। तो ये आपकी थी थीसिस स्टेटमेंट। जब ये आपने अपने इंट्रो के एंड पे देखी कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त क्राइसिस से गुजर रही है, ठीक है। जब आपने अपना कंक्लूजन करना है, ऐसे का कंक्लूजन लिखना है, तो उस वक्त ये एंड पर उठा कर नहीं लिख देना। एंड पर आपने लिख सकते हैं कि करंटली पाकिस्तान इकॉनमी इज सफरिंग फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ इश्यूज को डिस्कस करें, लाइक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लैक ऑफ प्रोडक्टिव इन एग्रीकल्चर। तो इस तरह का ना मतलब यही करनी है, लेकिन उसकी वो स्ट्रक्चर, वो चीज़ चेंज होनी चाहिए कि आपने डिस्कस यही करना है कंक्लूजन में भी, स्टार्ट में, कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो क्राइसिस से गुजर रही है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर एक चेंज होना चाहिए। उसके बाद फिर आपने अपने जो पैराग्राफ में बताए होने हैं कि कौन कौन से क्राइसिस, पैराग्राफ में कह रहा हूँ, ऐसे में जो आपने 15-16 पैराग्राफ लिखे होने हैं कि कौन कौन से क्राइसिस से पाकिस्तान की इकॉनमी गुजर रही है इस वक्त। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मसला है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन का इशू है, या एग्रीकल्चर सेक्टर में है, या हम डेट में है, या IMF लोन जो हम ले रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम से गुजर रही है पाकिस्तान की इकॉनमी, या हमारे पास अच्छी पॉलिसीज नहीं है, वो चीज़ें आपने इन्हीं को ही डिस्कस करते आना है, थोड़ा सा समराइज करके। एंड पर आपने कहना है कि इफ वी डू नॉट टैकल या इफ वी डू नॉट काउंटर सच a situation, such a serious या severe situation, maybe we cannot sustain more, we cannot survive more। इस तरह का फूड ऑफ थॉट यानी कि एंड पर आपने देना है, या we can further trench a trap and to further economic crisis। बात आ रही समझ? मतलब है वो, अगर आप अपनी आउटलाइन पर नज़र लगाएं तो वही बात आपने उधर भी की होगी, आपने अगर अच्छी आउटलाइन बनाई है। लेट से आप कहते हैं कि मेरी आउटलाइन इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने बॉडी पैराग्राफ्स में बातें अच्छी की हैं, या लिखते वक्त बातें मुझे अच्छी याद आई हैं। अगर बॉडी पैराग्राफ में कोई अच्छी बातें याद आई हैं तो फिर बॉडी पैराग्राफ से आप वो चीज़ें उठा कर इधर लिख सकते हैं, उनको रिफ्रेज कर सकते हैं। ठीक है,
इट डिपेंड्स अपॉन। सर यहाँ एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। जैसे अब आपने बताया कि हमें मतलब हमने आउटलाइन इतनी अच्छी नहीं बनाई लेकिन बॉडी पैराग्राफ्स हमने अच्छे लिखे हैं। तो सर ये हमारी जो बॉडी पैराग्राफ्स जो होते हैं वो तो हमारे आउटलाइन पर ही डिपेंड करते हैं ना, तो उसमें चेंजिंग कैसे हो सकती है? डेफिनेटली आपका कोई पॉइंट अच्छा है। लेट्स से आपने अपनी आउटलाइन जब बना रही थी तो उस वक्त आपने एक सिंपल सा फ्रेज लिखा। जब आप बॉडी पैराग्राफ लिख रही थी उसमें आपका कोई एविडेंस या इस तरह की सपोर्टिंग डिटेल अच्छी आई है तो वो इधर डिस्कस कर लें। मेन आइडिया तो वही होता है ना जो आपने पैराग्राफ में लिखना होता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं कहने का मतलब ये था कि अगर आपकी सिंपल सी आउटलाइन बनी है या लग रही है कि इतनी अट्रैक्टिव नहीं है तो वही उनको कॉपी करके इधर ना ले आए, आप अपना इधर बेस्ट वर्जन दें। ओके सर, मतलब हमारे जो वर्डिंग है वो मतलब हमें बॉडी पैराग्राफ लिखते हुए हमारे पास अच्छी हमें याद आ गई है तो उस चीज़ को हम यूज़ कर लें। आप उसको इधर यूज करते हैं। ओके सर। जी अल्ताफ, आपका क्या क्वेश्चन था? अगर कोटेशन आपने लिखनी है तो आप लिखें अपना इंट्रो के स्टार्ट में, बॉडी पैराग्राफ्स में, कंक्लूजन में समराइज कर रहे थे ना चीज़ें, तो इसमें आपने या एंड पर अगर आपने लिखनी है तो लिख सकते हैं, लेकिन वो भी आई विल रिकमेंड यू कि आप ना लिखें। किसी का कोई क्वेश्चन हो कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन पैराग्राफ अगर आपको ऐसे आ तो ये आप लिख ही लेते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर बताना ज़रूरी था इसके बारे में कि किस तरह आपने बनाना है। रैंडमली आइडियाज़ को नहीं फेंकना बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में, जिस तरह मैंने बताया है। अगर इस एक स्ट्रक्चर में लिखेंगे, स्ट्रक्चर में प्रैक्टिस करेंगे, इससे एक तो लिखा जाएगा इजी और दूसरा ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जी फिर आपका क्या सर एक क्वेश्चन है सर। जैसे अब हमने आपने कल बॉडी के पैराग्राफ की एक हमें स्ट्रक्चर बताया, तो सर जैसे अब एक तो ये हमने नाम दिया हुआ है ना बॉडी पैराग्राफ, लेकिन कोई भी पैराग्राफ होता तो वो पैराग्राफ ही है, उसका वही स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे अब हम बात करें कंक्लूजन की, कंक्लूजन हमने पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है, तो उसमें भी हम इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे ना, क्योंकि हमने जैसे अब हमने कंक्लूजन लिखा है वो पैराग्राफ ही है, तो उसमें फ़र्स्ट जो हमारा जो थीसिस स्टेटमेंट को हमने रिफ्रेश किया तो हम उसको यूँ समझ लेंगे कि ये हमने वो टाइटल, आई थिंक क्या वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए जी, उसको टॉपिक सेंटेंस हम कह लेंगे ना जो थीसिस। जी टॉपिक सेंटेंस कह लेंगे। उसके बाद फिर जो हमने सीक्वेंस से आइडियाज़ को लिखा है वो हमारे एविडेंसेस हो जाएंगे, और जो लास्ट में जैसे हम कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा वो टॉपिक सेंटेंस होता है उसी को हम रिफ्रेश कर देते हैं, तो फिर जो हमारे कैची लाइन है कंक्लूजन में वो हमारे फिर वही हो जाएगी जो कंक्लूजन। एक सेंस में आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर एक्चुअली इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये ऐसे का कंक्लूजन है, ये अगर सिंपल कंक्लूजन तो वो किसी चीज़ का, तो ऐसे क्योंकि 2500 वर्ड्स का आपने लिखा होता है तो इसमें थोड़ा सा आप पैराग्राफ से हटकर सोचना है। इसमें आपने जो थीसिस स्टेटमेंट देनी है उसको नज़र रखते हुए उसी को एक्सप्लेन नहीं कर देना, बल्कि आपने जो अपनी पीछे चीज़ें डिस्कस की हुई हैं उनको समराइज करना है, जिस सीक्वेंस में भी की हुई है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने किस तरह आउटलाइन लिखी थी, इस तरह आपने बॉडी पैराग्राफ लिखे तो उनको अच्छे से उनकी एक होलिस्टिक एक बिग पिक्चर दें ब्रांड पर क्या। और आप कह सकते हैं जो मैंने इसके रूल बताए थे, लेकिन इसमें आप वन आइडिया तो नहीं है। पैराग्राफ तो हम नहीं कह सकते कंक्लूजन को, उसमें तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट ये था कि आप पैराग्राफ में एक सिंगल आइडिया हो, तो इसमें तो आपने 10, 15, 20 आइडियाज़ देने हैं। बट सर जो थीसिस स्टेटमेंट है वो तो एक ही टॉपिक पर है ना, मतलब चाहे उसके अंदर हम डिटेल दे रहे हैं। हाँ तो लेकिन देखे ना टॉपिक एक पर ही है लेकिन उसमें आइडियाज कितने हैं। जी थीसिस स्टेटमेंट ऐसे है ना, तो इसको हम पैराग्राफ तो नहीं करते, लेकिन इसमें जो मैंने चीजें बताई थी ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए और स्पेलिंग एरर, कोहेरेंस, ये चीजें आपने वही पैराग्राफ पर इधर भी अप्लाई करनी है। ओके सर। और सर इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ तकरीबन इसकी 1.5 पेज होनी चाहिए, 1.5 से 2 पेज। 1.5 से 2 पेज ये मतलब ये ज़्यादा नहीं कंसिडर की जाएगी? इसका अगर आप लिखेंगी तो जब आपने पूरे 2500 वर्ड्स को कंक्लूड करना है तो ये भी आपको कम पड़ जाएगा 1.5 से 2 पेज। सही जी ये मिनिमम 1.5 से 2
ओके सर, थैंक यू सर। किधर किधर डालने होते हैं जब आप इंक्लूड कर रहे होते हैं चीज़ों को। फैक्ट अगर आपके पास अच्छे स्पोर्टिंग डिटेल्स होती है तो आप अपनी उन्हीं सेंटेंसेस में ही वो बात कर जाते हैं, लेकिन अलहदा से जैसे लेट से मैं कह रहा हूँ पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होता है उस तरह इसमें एविडेंस वगैरह नहीं देते, इसका फॉर्मेट थोड़ा अलहदा होता है। हाँ, अगर आपको ऐसी कोई बात याद है जिसमें, तो आप अपने सेंटेंस फॉर्म में बातें लिख सकते हैं, अलाउ, ठीक है। ऐसे के अंदर पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक जो उनके इंडिकेटर्स के अंदर टॉपिक सेंटेंस में एविडेंसेस होते हैं स्पेसिफिक, सर उनको कैसे हम सर्च कर सकते हैं? अभी तो हम जिस स्टेज पे, प्रैक्टिस स्टेज पे हैं, हम उनको किस तरह से उन एविडेंसेस को ग्रैब कर सकते हैं, कहाँ से उनको सर्च कर सकते हैं? देखिए, एविडेंस के लिए सबसे पहले आपको रीडर बनना होगा, आपको रीडिंग करनी होगी पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर। तो पाकिस्तान अफेयर्स के लिए आपको परिपार्टीशन से पहले 2 बुक्स पढ़नी चाहिए, पाकिस्तान अ ब्रीफ हिस्ट्री, ट्रैक टू पाकिस्तान, यानी कि 1947 से पहले आपकी चीज़ें हो जाएंगी। और 1947 के बाद अगर पाकिस्तान अफेयर देखते हैं तो पाकिस्तान अ पैराडॉक्स, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, इस तरह की 2 बुक्स अच्छी पढ़ लें। और उसके बाद इकॉनमी पर एक बुक पढ़ लें, उसका नाम अब भूल गया है, उनकी बुक है, मैं बता दूंगा। इस तरह पॉलिटिक्स पर भी एक बुक है, वो मैं भेज दूंगा, और फॉरेन पॉलिसी पर है अब्दुल सत्तार की बुक। तो इस तरह ना अच्छी बुक्स पढ़ें। जब आप हर फील्ड पर अच्छी बुक पढ़ेंगे तो एविडेंसेस आपके पास आ जाएंगे, एक चीज़ की। दूसरी बात यह है कि आप डेली बेसिस पे, मैंने कुछ साइट्स बच्चों को बताई हुई हैं, पैराडाइम शिफ्ट हो गया, ग्लोबल विलेज हो गया, उसके बाद इस्लामाबाद स्ट्रेटजिक इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामाबाद, स्ट्रेटजिक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी इस्लामाबाद, और इसके बाद एक और है। ये जो साइट्स है ना, इनको डेली बेसिस पे विजिट किया करें। जो भी आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, जितने भी करंट अफेयर्स आ रहे होते हैं, उसमें एविडेंसेस बेशुमार होते हैं, उधर से उठाया करें अपने टॉपिक्स। लेट से आपको पॉलिटिकल कोई टॉपिक तैयार कर रही है तो पॉलिटिकल कोई आर्टिकल आया, इकोनॉमी का कोई आर्टिकल है तो उधर से उठाएं। उसके बाद जमीर वर्ल्ड टाइम्स का मैगजीन है, उससे रीड किया करें हर मंथ में। तो उसमें जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो डेफिनेटली उसमें एविडेंस होते हैं हर टॉपिक। और उन्होंने ऐसे आर्टिकल, कोई आर्टिकल भी नहीं लिखा होता जिसमें रिसर्च ना की हो, या जिसमें वो आर्टिकल वो ना फाइंड किया हो या डाटा ना हो, तो वो चीज़ें किया करें। इसके साथ टिप्स का भी अब आने लगा है, ग्लोबल विलेज स्पेस, इस तरह का वो भी ले लिया करें। ये 2 मैगजीन जो मंथली है ना, इसमें काफ़ी काम किया जाता है। जो लोग ये बनाते हैं वो पूरे मंथ के करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल देखते हैं, फिर उस पर रिसर्च करते हैं, फिर लिखते हैं, फिर ये उनका आगे बिकता है। इस तरह ये नहीं कि ना मैं भी लिख रहा होता हूँ ना आप, अगर इतना ईजी होता तो हर कोई लिख लेता। तो ये पढ़ा करें, और बाकी डाउन न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ा करें। जब ये चीज़ें पढ़ेंगे तो इससे ओवरऑल आपका करंट अफेयर अच्छा होगा, पाकिस्तान अफेयर अच्छा होगा। और तीसरी बात, ऐसे के लिए जो आप एविडेंस डिमांड कर रही हैं, ये इधर से आप हो जाए, ठीक है। यस सर, समझ आ गई, थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही था।